हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, ROEO का हम सिलेबस कर रहे हैं कंप्लीट, जिसके अंदर हम सबसे पहले पार्ट सेकंड कर रहे हैं, है ना। पार्ट सेकंड में क्या है आपके टॉपिक्स? पार्ट सेकंड में है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम और नियम। ये कौन से वर्ष के हैं? 2009। ठीक है, अच्छे से याद रखना है क्योंकि यही आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन है। और पार्ट सेकंड कितने नंबर का आपसे पूछा जाएगा? 40 मार्क्स का 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें हमने जो पार्ट सेकंड है इसका लेक्चर 1, ठीक है, जो चैप्टर 1 नाम से CH1 कर दीजिए। ठीक है, इसका पार्ट 1 एंड पार्ट सेकंड चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए। उसके बाद हमने इसका चैप्टर सेकंड, ठीक है, चैप्टर सेकंड का पार्ट 1, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, ये तीनों लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं। जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो ROEO की प्लेलिस्ट में जाके आप इनको देख सकते हैं। अब हम इसका आज करेंगे पार्ट 4, ठीक है। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें परीक्षा की योजना एंड पाठ्यक्रम, जो आपके अधिकतम अंक कितने होंगे? 20 मार्क्स के, 120 नंबर का पेपर होगा, 20 मार्क्स क्या है ना, और 120 ही प्रश्न होंगे। ये भाग अ और भाग ब में बटा होगा, तो हम पहले भाग ब कर रहे हैं 40 मार्क्स वाला, ठीक है। इसमें भाग अ में 80 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें राजस्थान, सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसको भी हम साथ साथ लेके चलेंगे MCQ के फॉर्म में। अब यहाँ देखिए समय 2 घंटे का आपका ये टाइम टेबल रहेगा और 1/3 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आ जाइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए भाग बा में आपको आपके सामने ये पूरा सिलेबस है। इसमें आपने पढ़ाई होगा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएं। तो विविध नियम ये रहे और योजनाएं ये रहीं, और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के नियम ये रहे। तो हम इन सबको एक एक करके देख लेंगे। हम 30 मार्च से पहले ये पूरा लेक्चर सारी चीज़ें कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये लेक्चर चलेगा। आ जाइए देखते हैं। देखो अभी चल रहा है नगर पालिकाओं का गठन और शासन, ठीक है। तो इसका ये पार्ट 4 है आज, और उसके बाद में ये सारे लेक्चर्स हम इनको एक एक करके देख लेंगे। थोड़ा सा बड़ा है नगर पालिकाओं का गठन और शासन, तो इसको भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। आ जाइए यहाँ पर। देखिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, इसका जो अधिनियम संख्या है वो कौन सी है? 18 है, ठीक है। इसको कैसे याद करा था? 2009 में 9 में मल्टीप्लाई बाय 2, ये रहा 2 और ये रहा 9, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 18 आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है। आपको बस राजस्थान नगर पालिका अधिनियम याद करना है 2009 का, और 2 और 9 से मल्टीप्लाई करके 18 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अधिनियम संख्या अब याद रहेगी, एग्जाम में भूलेंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें हमने ट्रिक से बताई थी। अगर किसी को याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, वापस से बता दिए। अब आ जाइए करते हैं जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, ठीक है। हम धारा 18 तक पढ़ लिया था, अब धारा 19 करते हैं। धारा 19 में क्या लिखा हुआ है देखिए। अधिकारियों और कर्मचारी वृंद को राज्य निर्वाचन आयोग, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसमें प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पर समझा जाएगा। किनको? ऐसे अधिकारी या कर्मचारी वृंद उस अवधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। जो जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जब राज्य निर्वाचन स्टेट इलेक्शन कमीशन में अपने यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराने आएंगे, तो इनको क्या बोला जाएगा? ये डेपुटेशन पे अपनी पोस्ट छोड़कर यहाँ आए हैं। कौन सी किस लिए आए हैं? डेपुटेशन पे आए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आज ये धारा 20 क्या कहती है? धारा 20 कह रही है निर्वाचक नियमावली की तैयारी करने आदि से संयुक्त सशक्त पदीय कर्तव्यों का भंग। अगर जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, और वो पद पे रहते हुए अपने कर्तव्यों का भंग करता है, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं? तो ऐसे मतलब पद पे रहते हुए अगर कोई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं करता और अपने कर्तव्यों का भंग करता है, तो उसे 3 मंथ से लेकर, ठीक है, 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक की क्या हो सकती है? जेल हो सकती है। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लिए, या दोनों, बोथ, ठीक है, बोथ या फिर अलग अलग, और या बोथ, ठीक है, ऐसे याद करना है। 3 मंथ से लेकर कम से कम मिनिमम 3 मंथ की जेल होगी, और मैक्सिमम 2 साल तक की उसे जेल दी जा सकती है। किसको? ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारियों को जो पद पर रहते हुए कर्तव्य के भंग में किसी कार्यलोप का दोषी युक्त साबित होता है ना। और दोषी सिद्ध कारावास, मतलब उसको कारावास, और ये सारी चीज़ें यहीं लिखी हुई हैं जो मैंने आपको वैसे बता दी पॉइंट में। आज यहाँ देखिए 2 पॉइंट नंबर 2 क्या करा है? यथा
पूर्वोक्त जैसे किसी कार्य या लोभ के बाबत नुकसानों के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं चलाई जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी, कौन कौन से, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, या फिर संबंधित जो उससे रिलेटेड कोई जिला निर्वाचन अधिकारी है, के आदेश द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन कोई शिकायत ना हो, कोई भी न्यायालय उस उपधारा 1, उपधारा कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है, भंग वाले मामले में, तो अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो है ना, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग हो गए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो गया, संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी हो गया, तो इनके आदेशों के अधीन कोई शिकायत हो तभी क्या करेगा, न्यायालय ऐसे मामलों की जाँच आगे करेगा। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, धारा 21 क्या कह रही है। धारा 21 कह रही है, सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति, अर्हित व्यक्ति से क्या तात्पर्य है, अर्हित व्यक्ति से तात्पर्य है क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, क्वालिफाइड मतलब क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये जो नीचे क्वालिफिकेशन से लिखी हुई हैं इनको फुलफिल करता है तो वो सदस्य होने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर वो ये सब क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करता तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब इसमें जो क पॉइंट है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है SC ST एंड OBC। ठीक है, तो जो रिजर्व सीट्स हैं इनके लिए, इन कैटेगरीज के लिए, ठीक है, इन कैटेगरीज के लिए जो सीट्स रिजर्व्स हैं उन पर इन्हीं कैटेगरी से जो बिलोंग करता होगा कैंडिडेट्स होगा उसी से ही ये सीटें फुलफिल की जाएंगी। आ जाइए इसको पढ़ भी लेते हैं। देखो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में ऐसे व्यक्ति इन जातियों या जनजातियों या यथास्थिति वर्गों में से किसी का सदस्य ना हो। ठीक है, इनमें जो व्यक्ति यहाँ पे चुना जा रहा है वो इनमें से किसी कैटेगरी का सदस्य नहीं है मान लीजिए, और नगर पालिका के किसी वार्ड के लिए भी निर्वाचित नहीं है, तो वो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है वो इनका मेंबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, किसी महिला के लिए आरक्षित स्थान के मामले में ऐसा व्यक्ति महिला ना हो और नगर पालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक ना हो तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब महिलाओं की सीट पे महिलाओं को ही रिजर्वेशन मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो SC ST OBC की फीमेल्स हैं, ठीक है, उनके लिए सीट्स अलोकेटेड रहेंगी। तो इन कैटेगरी से अगर कोई बिलोंग करती हुई फीमेल है तो उसी के लिए सीट्स का अलोकेशन होगा। ठीक है, घ पॉइंट क्या कह रहा है, किसी अन्य स्थान की दशा में वह व्यक्ति नगर पालिका के किसी वार्ड के किसी निर्वाचक ना हो, तो ये तो क्या है, विलोपित कर दिया गया ये वाला। ठीक है, चाहे स्थान आरक्षित है या नहीं है, दोनों ही मामले में उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए। अगर नहीं करी है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो एज, कौन सी एज की बात कर रहा है, 21 और अबोव। ठीक है, 21 ईयर्स और अबोव की एज का होना चाहिए, और अबोव कितना, 35 साल तक, 35 ईयर्स तक की बात करता है। ठीक है, आ जाए यहाँ पर, यहाँ पर नहीं लिखा हो पर आप याद रख सकते हैं, उस परिसर जिसमें वह निवास करता है कार्यशील स्वच्छ शौचालय नहीं रखता हो। अगर मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है, वो यहाँ का इसका मेंबर बनना चाहता है परंतु उसके घर में क्या है, शौचालय ही नहीं है, तो वो क्या यहाँ का मेंबर बन जाएगा, नहीं, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उसके घर वाले, जैसे मान लीजिए ये तो शौचालय बनाकर उसका इस्तेमाल कर रहा है और इसके घर वाले नहीं करते हैं, जैसे ये बंदा है, ठीक है, ये इसमें मेंबर बनना चाहता है, ये तो इसने तो शौचालय बना लिया अपने घर में, ये तो इसका इस्तेमाल कर रहा है, और बाकी जो इसके घर के मेंबर्स हैं, चिंटर, पिंटर और इंटर, ठीक है, ये चिंटर, ये पिंटर और ये इंटर हो गया, तो ये सारे बंदे तो क्या है, बाहर जाते हैं खेतों में, और ये अकेला जा रहा है इसका शौचालय का, तो क्या ये इसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा, क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं। इसके घर वाले भी बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं जाना चाहिए, और इसके घर वाले भी बाहर शौच करने नहीं जाने चाहिए, ये सब टॉयलेट का इस्तेमाल करें तभी ये सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होगा। उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए जाता हो तो क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें अगर है तो उसको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ऊपर मतलब एलिजिबल होने के लिए तो उसके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इनका मेंबर होना चाहिए, और इन सब का मेंबर नहीं है, उनका इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, स्पष्टीकरण, इस धारा के खंड 6 के प्रयोजन के लिए स्वच्छ शौचालय, ठीक है, स्वच्छ शौचालय का मतलब है कि शौचालय ऐसा होगा, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, शौचालय का मतलब है कि एक शौचालय के अंदर जो इसकी दीवारें हैं, ठीक है, वो कम से कम 3 तरफ से वॉल्ड होनी चाहिए,
है ना, ये भी दीवार वॉल की और पीछे वाली दीवार भी वॉल की और ये वाली ईंट की बनी हुई चाहिए। सामने क्या होगा, सामने तो एक दरवाज़ा लगाया जा सकता है इसके अंदर, ठीक है, ये तो दरवाज़ा लगा दिया सामने और पीछे। अब ये छत हो गई, छत पे क्या होगा, एक टंकी रख दीजिए, ठीक है, ऐसे एक टंकी रख दीजिए बड़ी सारी। अब ये टंकी रखी होनी चाहिए जिसमें पानी भरा होना चाहिए, तो इस तरीके की बात कर रहा है ये। नीचे आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, स्वच्छ शौचालय से 3 दीवारें, एक पीछे की 2 और इधर से साइड की तीसरी, और एक दरवाज़ा उस फ्रंट में डोर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और छत से घिरी हुई कोई जलबंद ये रहा ऊपर का, ठीक है। वाटर सील्ड शौचालय प्रणाली या व्यवस्था अभिप्रेत है, ठीक है। शौचालय में क्या चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें आएंगी, एग्जाम में आ जाएगा तो आप कर आएंगे। परिवार के सदस्य ऐसे व्यक्ति का पति पत्नी बच्चे ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे हैं, उसके माता पिता अभिप्रेत हैं, ठीक है। तो ये इसमें चाचा चाची नहीं आएंगे, है ना, दादा दादी नाना नानी ये चीज़ ये इंक्लूड नहीं है, पति पत्नी बच्चे और उनके माता पिता अभिप्रेत हैं, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर धारा 21 क्या कह रही है। धारा 21 का कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष आहर्ता, ठीक है। विशेष मतलब स्पेशल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए, यहाँ से पढ़िए, इसको पढ़ी बता देता हूँ। वैसे तो देखो इसमें सिंपल सी बात है कि 21 साल से लेके 35 ईयर्स के बीच में होगा तभी वो क्वालिफाइड माना जाएगा। इसमें देख लीजिए, इस अधिनियम या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के किसी उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी नगरपालिका में ऐसे स्थानों पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से अवधारित किए जाएँ, कोई व्यक्ति, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह 21 वर्ष से 35 वर्ष, कितना 21 से लेकर 35 ईयर्स की आयु में ना हो, ऐसे स्थानों पर निर्वाचन के लिए अन्यथा पात्र ना हो, ठीक है। परंतु किसी नगरपालिका में अनुसूचित जातियों, SC ST और OBC की बात कर रहा है ये, ठीक है। SC ST और OBC पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों से प्रत्येक से 2 से अधिक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अगर SC ST OBC की सीटें हैं तो वहाँ से कितनी 2 सीटें निर्धारित की गई हैं। जहाँ किसी नगरपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों या महिलाओं में से किसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 3 या 3 से कम हो तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर ऐसी जातियों, जनजातियों, वर्गों यथा स्थित महिलाओं में से केवल एक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित किया जाएगा। तो यहाँ पे ये बात कही गई है, 3 या 3 से कम सीटें SC ST OBC महिलाओं, जनजातियों, है ना, ऐसी जातियों, जनजातियों, वर्गों यथा स्थित महिलाओं के लिए अगर सीट का रिजर्वेशन है तो वहाँ पर केवल एक स्थान इस धारा के अधीन अवधारित किया जाएगा, ठीक है। कितना, एक स्थान, इतना याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर 3, जहाँ किसी नगरपालिका में अनारक्षित स्थानों की संख्या, अनारक्षित मतलब है अनरिजर्व सीट्स, ठीक है, अनरिजर्व सीट्स की संख्या कितनी, 5 या 5 से कम हो, वहाँ ऐसे स्थानों में से केवल एक स्थान, ठीक है, इस धारा के अधीन अवधारित किया जाएगा। और जहाँ किसी नगरपालिका में अनारक्षित स्थानों की संख्या 5 या 5 से अधिक हो, वहाँ ऐसे 5 स्थानों के प्रत्येक खंड में से एक खंड इस धारा के अधीन अवधारित किया जाएगा और 5 से कम स्थानों के किसी भाग को छोड़ दिया जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए। अगर जैसे मान लीजिए किसी नगरपालिका में अनरिजर्व सीट कितनी है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ 5 सीटों में कितना, एक सीट किसके लिए, SC ST OBC इनके लिए रिजर्व की जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर कहीं सीटों की संख्या 24 है मान लीजिए, ठीक है। अब 24 है तो यहाँ पे 5-5 के पेयर पर हर 5 पर एक सीट रिजर्व करी जाएगी। तो जैसे मान लीजिए शुरू के 5 1, फिर दूसरे 5 पर 1, फिर तीसरे 5 पर 1 सीट, फिर चौथे 5 पर 1 सीट और लास्ट में 4 बचेंगे। तो 4 पे कोई सीट रिजर्व नहीं करी जाएगी। तो टोटल यहाँ पर कितनी, सिर्फ 4 सीटों का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट कह रहा है। आ जाइए धारा नंबर 22 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, धारा 22 क्या कह रही है। धारा 22 कह रही है एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये तो आप वैसे भी समझते हो, इसमें अगर पढ़ेंगे भी नहीं ना तो आप इसको वैसे भी समझ सकते हो। देखो ऐसे समझिए, एक से अधिक वार्डों के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन, तो ये तो सिंपल सी बात है। अगर जैसे कोई बंदा है तो वो क्या है, एक वार्ड में एक जगह एक ही सीट से तो लड़ सकता है चुनाव। ऐसा तो है नहीं कि वो A B
सी, है ना। जैसे अपन यहाँ पर ये वार्ड का डिवाइड कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 वार्ड है, तो एक बंदा सिर्फ एक वार्ड से ही लड़ सकता है। वो ऐसा नहीं है कि 6 के 6 वार्डों में एनरोल कर ले। अगर जैसे मान लीजिए किसी ने अगर फॉर्म भर भी दिया, जैसे वार्ड नंबर 4 से भी भर दिया, वार्ड नंबर 5 से भी भर दिया, वार्ड नंबर 6 से भी भर दिया, वार्ड नंबर 3 से भर दिया, ठीक है। अब ये एक कैंडिडेट ने कितने फॉर्म भर दिए, 1 2 3 4 और 5, है ना, 5 जगह से इसने फॉर्म भर दिया। तो क्या होगा, इसको जो लास्ट डेट होगी उससे पहले एक सीट को छोड़ के बाकी सभी सीट से अपने नामांकन को काटना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से विड्रॉल करनी पड़ेगी अपनी जो भी उसने फॉर्म भरे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर जैसे मान लीजिए वो इन 4 सीटों में से अपने नामांकन को वापस नहीं लेता है, तो क्या होगा, तो मान लीजिए उसने नामांकन नहीं लिया लास्ट डेट से पहले, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने किसी भी जगह से मतलब अपना नामांकन नहीं, सभी जगह से अपना नामांकन वापस ले लिया, ऐसा मान लिया जाएगा, ठीक है। और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सिंपल सी बात है। आ जाइए इसमें पढ़ लीजिए। देखो धारा 22 कह रहा है, एक से अधिक वार्डों के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्भरता। धारा 21 में अंतर्विष्टित किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति ऐसे मामले में जहाँ किसी स्थान के लिए निर्वाचन लड़ा जाए, एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने का हकदार नहीं होगा, ठीक है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने नगरपालिका के स्थानों के लिए एक से अधिक वार्डों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया हो, लिखित नोटिस द्वारा जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो विहित की जाए एक स्थान को छोड़कर, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिए। एक स्थान को छोड़कर सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेगा और ऐसा नोटिस उम्मीदवारी वापस लेने के लिए नियत अंतिम तारीख को अपराह्न 3 बजे के पूर्व देगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है, वो जो अपना वो नोटिफिकेशन वापस लेगा ना कि उसने उम्मीदवारी वापस ले रहा है, तो वो 3 बजे से पहले इसका लिखित में ये बताएगा भी, नोटिस में ये बताएगा कि मैंने अपने इन जगह से उम्मीदवारी वापस ले ली है और बस इस एक जगह पर मैं अपनी उम्मीदवारी रखता हूँ। अगर वो इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं देता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति ऊपर विनिर्देश रीति के से एक स्थान को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने में विफल रहता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने सभी स्थानों से, उसने कहा से सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है, ठीक है। और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, एक तरीके से वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा फिर। अब देखिए धारा 23 क्या करे है, यान होते हैं मोटर व्हीकल, जो भी गाड़ी वाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ध्वनि विस्तारकों, स्पीकर्स, बड़े बड़े स्पीकर्स लेके चलते हैं, ठीक है। साथ में होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, इस तरह की चीज़ें जो लेके चलते हैं, उसके उपयोग पर निर्बंधन की बात कर रहा है, मतलब उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर रहा है। तो रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है कि इन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। जिस तारीख को स्टेट इलेक्शन कमीशन ये नोटिफाई करेगा, क्या नोटिफाई करेगा, ये नोटिफाई करेगा कि इलेक्शन इस तारीख से इस तारीख को कंडक्ट किए जाएंगे और अब आचार संहिता लागू हो रही है, ठीक है। तो इस तारीख से और जब तक, कौन सी डेट तक, जिस डेट को इलेक्शन कंडक्ट होंगे, है ना, डेट ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो इस पीरियड के बीच में यहाँ पर क्या है, निर्बंधन लगा देगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा, कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जो मतलब प्रचार वचार कर रहा है, इसमें संलिप्त है, और वो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इसका उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उस पर कितना, 5,000 रुपये का जुर्माना या उसे कितना, 6 वर्ष तक की जेल, 6 ईयर्स जेल, ठीक है। 5,000 तक का जुर्माना और 6 साल तक की जेल या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। यही सारी चीज़ बताई गई है इसमें। आ जाइए इसको पढ़ भी देता हूँ मैं आपके लिए। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, संपूर्ण प्रक्रिया कौन सी तारीख को पूर्ण होती है, जिस दिन डेट ऑफ इलेक्शन होता है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी उम्मीदवार या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों उपयोग या कटआउट, होर्डिंग, पोस्टर, बैनरों के प्रदर्शन पर युक्त निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है। मतलब इन सब पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। यदि कोई भी उम्मीदवार या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता उपधारा 1 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निबंधनों में से किसी का भी उल्लंघन करता है, तो वह दोष सिद्धि पर जुर्माने से 5,000 रुपये तक का हो सकेगा और दंडनीय होगा। दंडनीय क्या होगा कि उसे 6 वर्ष तक की जेल हो सकती है। यहाँ पर ये पूरा पढ़ना चाहते, यही पढ़ लीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों से किसी नगरपालिका सदस्य चुने जाने या होने के लिए कालावधि के लिए जो ऐसे आदेशों की तारीख से 6 वर्ष तक की हो सकेगी, क्या हो सकेगी, उसको जेल हो सकेगी, ठीक है। 6 ईयर्स जेल और अप टू
अप टू, ठीक है, अप टू 6 साल तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना, ये भी अप टू ही है, दोनों अप टू हैं, ठीक है। परंतु राज्य निर्वाचन आयोग किसी पश्चातवर्ती आदेश द्वारा लेखबद्ध कारणों से इस धारा के अधीन किसी भी निर्भरता को हटा सकेगी या ऐसी किसी भी निर्भरता की कालावधि को कम कर सकेगी। किसके पास में होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ये 5,000 रुपये और 6,000 रुपये का ये दे दिया, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इनकी जो जेल टर्म है उसको भी कम कर सकती है और उसकी जो पेनल्टीज़ है उसको भी रिड्यूस कर सकती है। ये डिपेंड करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कब करेगा, आप मान लीजिए 5,000 रुपये दे दिए और ये 6 साल तक की जेल दे दी, तो इस तरीके से कम कब करता है। पहला, अगर ये लीगल हों, मतलब यानी उनको गलत तरीके से पनिश कर दिया गया हो तब कर देगी, ठीक है। अगर उसको पता चल जाए कि हाँ यार हमने गलत जजमेंट दे दिया तो इनको छोड़ दिया जाए। और दूसरा, जब टेबल के नीचे से क्या दे दिया जाए, ब्राइब, ठीक है, ब्राइब दे दिया जाए, या फिर कुछ थ्रेटनिंग पनिशमेंट, मतलब कुछ भी इस तरीके से धमकी वमकी आ जाए कि तुमने ये नहीं किया तो हम भी ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि देखो ये सब चीज़ें चलती हैं हमारे देश में, लोग डर जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं तो उसके बाद भी डर जाते हैं। तो हमारे देश में क्या है, करप्शन एक इस तरीके से अपनी जड़ें पसार चुका है कि जिसने पूरे सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसको अपने गर्भ में ले लिया। तो करप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब यहाँ देखिए, आपको लगता होगा कि करप्शन खत्म हो चुका है, क्या आपको लगता है करप्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। करप्ट व्यक्ति अभी भी पकड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं हमेशा मिल जाते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाते हैं। तो बताइए कि आपको कितना ये लगता है कि करप्शन हमारे समाज से हट गया है कि अभी भी है, और आपको क्या लगता है कि कितना ये जो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो इनकी जो जेल टर्म है जो इनको छूट दे रहा है, इनकी जैसे पनिशमेंट दे दिया 5,000 रुपये का, तो उसमें लिबरलाइज़ कर रहा है कि उसको घटा के 2,000 रुपये कर दें, और जेल टर्म जो 6 साल की दी है उसको घटा के 6 महीने की कर दें। तो ये कब करेगा, जनरली कब करेगा बताइए, करप्ट होने के बावजूद करेगा या फिर वो ये उसको ये पता चलेगा हाँ नहीं नहीं हमने इनको गलत पनिशमेंट दे दी थी, ठीक है। तो या तो पहले उन्होंने जांच सही नहीं करी, ठीक है, जब भी कभी भी इस तरीके से छोड़ा जाता है तो या तो उनने पहले जांच नहीं करी या पहले ब्राइब लेकर उनको पनिशमेंट दी है, ठीक है, और या फिर दूसरी बार ब्राइब लेकर उनको छोड़ दिया गया है, उनसे ही ब्राइब ले ली या उनके अगेंस्ट में ब्राइब ले ली। ऐसा हो सकता है या नहीं, बताइए, चलिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मैं जो बता रहा हूँ आपको वो सही है या गलत है, ठीक है। तो कभी भी समाज में, अब मान लीजिए, हालांकि देखो एक फैक्टर ये भी है कि जब उनको सज़ा दी गई होगी तब ये देखा गया होगा कि हाँ वो रियली में गिल्टी हैं, उन्होंने ये एक्ट किया है, परंतु जब बाद में उनकी सज़ा कम करी जा रही है, उनकी जो पेनल्टीज़ कम करी जा रही हैं, तो ये किस कारण से की जा रही होंगी बताइए, आप खुद से सोचिए, एनालिसिस कीजिए। क्योंकि देखो कल को आप भी इसी समाज का हिस्सा बनेंगे, कल को आप भी ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, EORO बनेंगे, तो आपको भी डिसीजंस लेने पड़ेंगे, करप्ट होकर लेंगे या फिर ईमानदारी से लेंगे, चलो बताइए, ठीक है। सब चीज़ें हो रही हैं समाज में, परंतु हमें हमेशा हमारे नैतिक मूल्यों का कभी भी उनको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। नैतिक जो आचरण है, देखो हम क्या लेके जाएंगे इस दुनिया से बाहर, यार कुछ लेके जाएंगे क्या, जब हम इस दुनिया से जाएंगे हम अपने आदर्श, अपने नैतिक कर्तव्य को ही लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा क्या है, मोरल और नैतिकता को अपने साथ रखें, ईमानदार बने रहें, चाहे कितने भी लोग आपको बेईमान मिले, आपको हमेशा अपनी ईमानदारी को अपने साथ जरूर रखना है, ठीक है। और हमेशा ये देखें कि समाज में जो निचले तबके का दर्जे का सबसे गरीब इंसान हो और एक बहुत ज़्यादा अमीर, दोनों आपके सामने आए हैं, तो सबसे पहले उस गरीब की हेल्प करने की कोशिश करना, क्योंकि क्या है वो दुआएं देके जाएगा और अमीर आपको पैसे देके जाएगा, ठीक है। तो आपको पैसे चाहिए कि दुआएं चाहिए, थोड़ा सा सोचना, क्योंकि पैसे तो देखो आपको जॉब से भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी तो देखो आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं, मैं तो क्या ही बता सकता हूँ आपको, ठीक है। आ जाइए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। कोई भी न्यायालय उपधारा 2 में निर्देश किसी भी अपधारा का संज्ञान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर वो धारा 24 देखिए, धारा 24 क्या कह रही है, सदस्यों के लिए साधारण निर्हरताएं मतलब के सदस्यों को डिस्क्वालीफाई करना, ठीक है। अब सदस्यों को डिस्क्वालीफाई कब किया जाएगा, जब वो इन प्रोविजंस में जो नीचे के निम्नलिखित प्रोविजंस हैं उनमें संलिप्त पाया जाएगा, अगर वो क्वालिफाइड भी हो गया। यहाँ पे देखो ये लिखा है, कोई व्यक्ति अन्यथा क्वालिफाइड मतलब अर्हित होते हुए भी नगर पालिका के सदस्य चुने जाने के लिए निर्हित होगा, मतलब अनक्वालिफाइड कर दिया जाएगा, क्वालिफाई होने के बाद भी उसे अनक्वालिफाइड कर दिया जाएगा, कब, जब वो इन प्रोविजंस में से किसी में भी संलिप्त पाया जाएगा। कौन कौन से, यदि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक
मतलब मोरली क्या है, वो गिल्टी फाउंड हो कि उसने मोरली इस एक्ट को सही नहीं किया है और न्यायालय ने उसके लिए उसको पनिशमेंट दी है, ठीक है। अंतर्विरोध किसी अपराध के लिए या किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है, ठीक है, वो किसी कन्विक्टेड पाया गया है किसी एक्ट में, क्राइम में, तो उसको क्या है 6 मास या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है, तो वो क्या होगा, क्वालिफाई होते हुए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसे मेंबर नहीं बनाया जाएगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, यदि वह इस अधिनियम की धारा 245 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ही ठहराया गया है तो भी उसे क्या होगा, क्वालिफिकेशन होने के बाद भी, क्वालिफाइड होने के बाद भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि वह ऐसे सक्षम न्यायालय के जिसमें अपराध का संज्ञान किया गया हो और उसके विरुद्ध 5 वर्ष या अधिक का कारावास से उसे दंडित किया गया हो तो भी वो क्वालिफाई होते हुए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि वह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है, अब इसमें बताइए किस कौन सा अपराध करेगा, इसमें करेगा जैसे मान लीजिए उसने मिलावट करके कोई मिठाई बनवा दी है ना, कोई ऐसा खाद्य बेच रहा है जिसमें मिलावट कर करके, जैसे घी, मिलावटी घी बेच रहा है ना, तो इस तरीके से किसी अपराध में दोष सिद्धि ठहराया जाता है तो भी उसे क्वालिफाई होते हुए भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 के अधीन संस्थित कार्यवाही में उसे संहिता की धारा 117 के अधीन कोई आदेश पारित कर दिया गया हो और ऐसे आदेश तत्पश्चात उलट नहीं किया गया हो तो भी उसे क्वालिफाई करते हुए भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि वह केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी स्थानीय प्राधिकारी या दंड खंड के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी की सेवा से अवचार के कारण, है ना, अवचार मतलब उसने अनैतिक तरह से कोई कार्य किया है और उसके कारण उसे अब उसकी पद से हटा दिया गया है, पदच्युत कर दिया गया है या हटा दिया गया है तो भी उसे क्वालिफाई होते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि वैसे ऐसे वित्तीय व्यवसाय, ठीक है, इस तरीके का वित्तीय व्यवसाय कर रहा है, किस तरीके का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, या फिर नारकोटिक्स, मान लीजिए इनके लिए सब प्रोहिबिशन है कि आप इस तरीके से नारकोटिक सब्सटेंस नहीं बेच सकते, खरीद सकते, तो इस तरीके से किसी व्यवसाय में संलिप्त पाया जाता है तो उसे क्वालिफाई होते हुए भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि वह नगर पालिका के प्रधान शक्ति या व्यवस्था के अंतर्गत कोई लाभ का पद, है ना, कोई पोस्ट ऑफ प्रॉफिट उसने ले रखी है तो भी उसको क्वालिफाई होते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि वह धारा 35 या 41 के अधीन निरहित कर दिया गया हो, मतलब उसको अनक्वालिफाई कर दिया गया हो। यदि वह राजस्थान विधानसभा के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवर्तित किसी भी विधि के द्वारा अधीन इस प्रकार निरहित मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो तो भी उसको क्वालिफिकेशन होते हुए भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। परंतु कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, ठीक है, कोई व्यक्ति है ऐसा जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और इस खंड के अधीन इस धारा पर निरहित नहीं होगा, ठीक है, अब उसको क्या है, डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा क्योंकि वह ये नहीं बोला जाएगा कि वो 25 वर्ष से कम आयु का है इसलिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग। यदि वह केंद्रीय या फिर किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई वेतनिक या फिर अंशकालिक नियुक्ति धारण करता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि वह किसी विश्वविद्यालय या फिर किसी निगम, निकाय, उद्यम या सहकारी सोसाइटी जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या पूर्णतः अंशतः मतलब कंप्लीटली चलाई जाती है या फिर पार्शली राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है तो ऐसे संस्था से अगर वो कोई वेतन ले रहा है या अंशकालिक नियुक्ति धारण करता है तो भी उसको क्वालिफाई होते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि वह अनुमोचित दिवालिया, बताइए दिवालिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब तक आप सोच समझ के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। इंसॉल्वेंट, उसे इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया हो कि वो अब भाई इंसॉल्वेंट हो गया तो भी वो क्वालिफाई होते हुए भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त न्याय निर्णित कर दिया गया हो। अब ये बताइए विकृत चित्त का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, बताइए क्या मतलब होता है अनसाउंड माइंड का। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पागल हो जाना, ठीक है, सिंपल सी गणित में समझ लीजिए। यदि वह इसमें वो न्याय निर्णय मतलब अनसाउंड माइंड हो गया, अब वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कोई वो सोच नहीं सकता, सोचने समझने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाता, ठीक है, तो इस तरह का व्यक्ति हो जाने के कारण भी वो क्वालिफाई होते हुए डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। यदि वह इसके पश्चात, अब देखिए वो नगर पालिका के साथ में क्या करता है, कोई कार्य करता है, कोई आपूर्ति करता है या फिर कोई उसने कोई संविदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है या फिर कोई प्लानिंग में स्वयं
खुद या उसके परिवार का कोई सदस्य भागीदारी या फिर नियोजन या कर्मचारी के माध्यम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा रखता है किसके साथ में, इन सब चीज़ों में, तो भी उसे क्या होगा, क्वालिफाई होते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। यदि वह नगर पालिका के उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरते समय नगर पालिका की ओर से वेतन विधि व्यवसायी है ना, वो एम्प्लॉई है पहले से ही, नगर पालिका में कोई एम्प्लॉई है और वहाँ से वो क्या है सैलरी उठा रहा है, वेतन रिसीव कर रहा है, तो भी वो क्वालिफाई होते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये वाली बात कह रहा है। अब देखिए पॉइंट नंबर 17, यदि उसके 2 से अधिक संतानें हैं तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे प्रोविज़न ये है 27 नवंबर 1995। ठीक है। इसके बाद अगर उसकी 2 से अधिक संतानें हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। परंतु इसके अंदर ये भी है कि जैसे मान लीजिए 27 नवंबर 1995 के बाद में अगर उसको जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो वो एक ही बच्चे में काउंट होगा। अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो वो बच्चे की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है। इन पॉइंटों को हम आगे चल के समझ लेंगे, अभी बस इतना से याद कर लें। यदि उसके विरुद्ध 2 से अधिक वर्षों से कोई भी नगर पालिका शोध की बकाया हो और उसके विरुद्ध इस अधिनियम के आदि वसूली के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, मतलब वो उसने क्या है नगर पालिका से कोई डेप्ट ले रखा है और उसने उसकी पेमेंट नहीं करी है, 2 से अधिक वर्ष हो गए हैं, तो भी क्या है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, यदि उसके सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोषी ठहराया गया है जिसमें नगर पालिका की संपत्ति या निधि का उसने क्या किया है, दुर्विनियोग किया है या गबन किया है, तो भी उसको क्वालिफाई होते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर परंतु आ जाता है। परंतु में क्या है, खंड 1 में वर्णित निहिरता डिस्क्वालिफिकेशन, कब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी, जब वो जैसे मान लीजिए उसको 6 साल तक की जेल दी थी, है ना, 6 ईयर्स की उसको जेल दी थी, अब 6 साल कंप्लीट हो गए तो उसके बाद में वापस से क्वालिफाई हो जाएगा, यही बात कह रहा है। निर्हरित व्यक्ति के कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रवर्त नहीं रहेगी। खंड 5 क्या कह रहा है, वर्णित निर्हरता उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात जिसके लिए उस व्यक्ति को प्रतिभूति देने के आदेश दिया गया था प्रवर्त नहीं रहेगी। प्रतिभूति क्या हम जो उसको सिक्योरिटीज डिपॉजिट करने की बात करी गई थी जिस पीरियड के लिए, और वो पीरियड खत्म तो उसकी वो डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म। ठीक है। खंड 9 क्या कह रहा है, वर्णित निर्हरता यदि वह राज्य निर्वाचन आयोग के किसी आदेश द्वारा पहले ही नहीं हटा दी गई हो और उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात उसके लिए वह व्यक्ति इस प्रकार निर्हरित कर दिया गया हो तो वो प्रवर्त नहीं रहेगी। जब वो पीरियड ही खत्म तो उसके बाद में उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो जाएगी, वही बात कर रहा है। घ पॉइंट, किसी व्यक्ति के बाबत इस कारण से खंड 5 के अधीन निर्हरता उपगत की हुई नहीं समझी जाएगी। अब कब जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को डिस्क्वालिफिकेशन नहीं समझा जाएगा, आ जाइए आगे देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी ऐसी संयुक्त स्टॉक कंपनी, जैसे उसने जॉइंट कंपनी जो नगर पालिका के साथ संविदा करती है, उस नगर पालिका द्वारा उसकी ओर से नियोजित किया जाए या प्रबंधन निर्देशक या अभिकर्ता के भिन्न किसी रूप में कोई हिस्सा या हित रखता है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, है ना, वो क्वालिफाइड समझा जाएगा इस केस में। ठीक है। अगर उसने कोई जॉइंट वेंचर कंपनी के स्टॉक्स ले रखे हैं जिसमें नगर पालिका का क्या है स्टॉक है, तब भी उसको क्या है डिस्क्वालीफाई नहीं समझा जाएगा। ठीक है। किसी स्थावर संपत्ति है ना, कोई प्रॉपर्टी है और उसने उसका पट्टा विक्रय क्रय उसके लिए उसने कोई करार कर रखा है और या कोई हिस्सा है या हिस्से में हित रखता है, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई नहीं समझा जाएगा। किसी ऐसे समाचार पत्र में कोई हिस्सा या हित रखता है जिसमें नगर पालिका के कार्यकलापों से संबंधित कोई विज्ञापन सम्मिलित किए जाते हैं, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई नहीं समझा जाएगा, वो क्वालिफाइड माना जाएगा। ठीक है। नगर पालिका द्वारा उसकी ओर से लिए गए उधार में कोई डिबेंचर धारण करता है या अन्यथा हितबंध है, तब भी उसको क्या है डिस्क्वालीफाई नहीं समझा जाएगा। ठीक है। उसने क्या है नगर पालिका द्वारा उसकी ओर से लिए गए, है ना, उसकी ओर से लिए गए उधार में कोई डिबेंचर्स मतलब कोई शॉर्ट टर्म लोन्स ले रखे हैं, ठीक है, तो वो क्या है उनकी पेमेंट कर देगा, तो उसको हितबंद समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक है। यहाँ पे भी वो क्वालिफाइड रहेगा, क्वालिफाइड रहेगा, क्वालिफाइड रहेगा, ये सब क्वालिफाइड वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है। ऐसे किसी ऐसे वस्तु के जिसका वह नियमित रूप से व्यापार करता है और नगर पालिका को यदा कदा किए जाने वाले इतने से अनधिक मूल्य के विक्रय, अब ये कौन डिसाइड करेगा, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि इतने से ज़्यादा के मूल्य के विक्रय नहीं होने चाहिए, जो नगर पालिका राज्य सरकार की मंजूर से इस निमित्त नियत करे कि कोई हिस्सा या हित रखता है, तो भी वो क्वालिफाइड समझा जाएगा। किसी भी शासकीय वर्ष किसी फाइनेंशियल ईयर में 2,000 रुपये से अनधिक की रकम या फिर 5,000 रुपये से अनधिक की रकम, 2,000 या 5,000, ठीक है,
ये ध्यान रखना है। 2000 या 5000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रकम। इसमें ऐसी उच्चतर रकम जो राज्य सरकार की मंजूरी से नगर पालिका द्वारा नियमित की जाए और वो इसमें क्या करता है, नगर पालिका को कोई वस्तु भाड़े पे देने या लेने का कार्य करता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं समझा जाएगा। कोई व्यक्ति जिसके 2 से अधिक संतानें हैं, ठीक है, अब पीछे पढ़ी थी अपन ने 2 से अधिक संतानें के अधीन तब तक निर्धारित नहीं होगा जब तक कि 27 नवंबर 1995 को रही। उससे पहले अगर उसके 2 से अधिक संतानें तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं समझा जाएगा। उसके बाद अगर उसकी 2 से अधिक संतानें होती हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। परंतु यहाँ पर भी पेच ये फंसता है कि यहाँ पे इसको पॉइंट नंबर 1 को पढ़िए, किसी एकल प्रसव से जन्मी हुई संतानों की किसी भी संख्या को एक से ज़्यादा मतलब 2 या 3 या 4 बच्चे एक साथ हो जाते हैं एक ही बार प्रसव में, तो भी उसको एक ही मतलब उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको एक संतान माना जाएगा। और दत्तक में दी गई कोई संतान किस, जैसे मान लीजिए कोई दत्तक पुत्र ले लिया किसी ने, अपने चाचा भतीजे या मामा चाचा, मतलब किसी का भी कोई बच्चा गोद ले लिया तो उसको बच्चे की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। संतानों की संख्या की गणना करते समय अवर्जित नहीं किया जाएगा, और मतलब इसको अवर्जित नहीं किया जाएगा, ठीक है, एक संतान माना जाएगा। संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे संतान को नहीं गिना जाएगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मी हो और दिव्यांगता से ग्रस्त हो, ठीक है। जो 1995 27 नवंबर 1995 से पहले जन्मी हो और बाद में दिव्यांग मतलब कोई बच्चा जन्मा हो तो उनको इसमें गिना नहीं जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इसमें क्या है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 का केंद्रीय अधिनियम संख्या कितनी है 49 या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित होगी, ठीक है, एनी टाइप ऑफ दिव्यांगता इंक्लूड होगी। तो देखिए ये आपके आर्टिकल 24 तक मतलब धारा 24 तक कंप्लीट हो गया। धारा 25 से अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक आप सब लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी हम MCQ प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे MCQ भी लाएंगे और लेक्चर्स के बाद भी रेगुलर MCQ लाएंगे। हालांकि देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूँ कि बताइए नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए। एज बतानी है आपको, नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज, मिनिमम, एक सेकेंड मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पर, नगर पालिका का इलेक्शन, ठीक है, लड़ने के लिए मिनिमम एज, दूसरा क्वेश्चन मैक्सिमम एज। अरे यार, ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, और आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।